हेलो स्टूडेंट्स। तो आ गया हूं मैं वापस से और आज हम मैराथन सीरीज का चैप्टर 2 बिजनेस का जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको कवर करेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूं बाकी चीज़ों पर, हम सीधे अपनी बुक पर जाते हैं जो कि मेरी खुद की बनाई, जैसे मैंने आपको बताया है, बुक है और हम इसी का रेफरेंस हर बार लेंगे। ठीक है। अगर आपको ये सारी बुक्स के बारे में आपको लेना है, इसका पीडीएफ या आपको फिजिकल कॉपी, तो आप मुझे डीएम में भी इस चीज़ को बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले एक चीज़ समझो, ये वर्ड जो है ना प्रिंसिपल्स, इसका मतलब समझना होगा हमें। प्रिंसिपल्स वर्ड का क्या मतलब होता है? तो प्रिंसिपल वर्ड का सिंपल एक समझो, स्टैंडर्ड अगर कोई चीज़ को करना है ना तो उसके लिए एक प्रिंसिपल बनाना पड़ता है। और ये प्रिंसिपल बनाते किस बेसिस पर है ये समझना। प्रिंसिपल को बनाने का बेस होता है कि आप क्या कर सकते हो प्रिंसिपल के लिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करो, और जब वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बार बार एक कॉज का सेम इफेक्ट दे, यानी एक चीज होने का उसका रिजल्ट सेम आना चालू हो जाए, तब मैं उसको फॉर्मुलेट करता हूं एज प्रिंसिपल। तो ऐसे ही दो लोगों ने ऑब्जर्वेशन की और हमारे मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स डिजाइन किए। उन दोनों का नाम है, एक है हमारे टेलर और दूसरे हैं हमारे फेयोल। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर एंड फेयोल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर इनके प्रोफेशन की बात मैं करूं तो एफ डब्ल्यू टेलर बाई प्रोफेशन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए ना उसका नाम होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। वेरएस फेयोल ने, हेनरी फेयोल ने जो दिया है वो माइनिंग इंजीनियर थे और उनका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं, अगर टेलर और फेयोल की, तो टेलर ने क्या किया, 4 प्रिंसिपल दिए प्लस 7 टेक्निक्स दिए। ठीक है, 4 प्रिंसिपल प्लस 7 टेक्निक्स। वेयर एस जो हमारे फेयोल हैं, फेयोल ने हमारे को टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए और हमारे सिलेबस में इसे हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक टॉपिक को लास्ट में कराऊंगा, जैसा कि मैं आपको बता के रखा हूं, मैं जिस हिसाब से वेटेज है, इंपॉर्टेंस है बोर्ड के लिए, उस तरीके से हम कवरेज कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज यहां पर मैं आता हूं टेलर के प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, टेलर के जैसा कि मैंने आपको बताया 4 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या बोलता है, बहुत ध्यान से समझना। ये बोलता है कि मुझे ना हमेशा साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक वे, मेथड यूज करना चाहिए। मुझे रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना चाहिए। रूल ऑफ थंब कहने का मतलब मुझे हिट एंड ट्रायल, इसके लिए याद रखना एक वर्ड, ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं है। जो बने बनाए स्टैंडर्डाइज मेथड प्रोसेसेस हैं किसी चीज के लिए, मुझे उसका पहले ज्ञान लेकर और उसी को अप्लाई करना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत सारा वेस्टेजेस ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट हो सकता है। इसलिए टेलर ने बोला डू नॉट यूज रूल ऑफ थंब, इंस्टेड यूज साइंस, इसीलिए इसका नाम है साइंस रूल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अच्छा, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये बोलता है कि आपस में मैनेजमेंट और वर्कर के बीच हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, तालमेल होनी चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड, यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों को एक दूसरे के लिए दिक्कतें, मतलब उससे लगेगा ये गलत है, इसे मैनेजमेंट को लगेगा वर्कर गलत है, अगर इस तरीके का सोच रहा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। इसलिए ये बोल रहा है कि दोनों को एक ऐसा एटीट्यूड रखना होगा कि दोनों को लगे कि हम एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इस एटीट्यूड को हम कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्कॉर्ड, इंस्टेड देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि हमें, मतलब डिसीजन जब लेना है ना तो कोऑपरेटेड वे में लेना है, इंडिविजुअली नहीं लेना है। ठीक है, जब भी मैं कोई डिसीजन लूं तो उसको इंडिविजुअली नहीं लूं, मतलब मैनेजमेंट वाले लोग वर्कर को भी सुने, उनके भी सजेशंस को एक्सेप्ट करें और उनका भी सुनने समझने के बाद जो डिसीजन हो उसको ले। अपना अपना सोच से डिसीजन लेना सही बात नहीं है। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ने क्या बोला, डू नॉट टेक डिसीजंस इंडिविजुअली, rather cooperate and accumulate, means let the workers participate in the process of decision making.
फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक वर्कर को जब आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसी टाइम पे उसको वो जॉब दो जो उसके फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को सूट करे। यानी इन्होंने बोला, टेलर ने बोला कि जब एक वर्कर को आप रख रहे हो, क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसको वो जॉब दो ना जो उसके मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी दोनों को हेल्प करे, मतलब दोनों को मैच करे। ठीक है, मतलब ऐसे समझो आप कि मैं कॉमर्स का इंसान हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं और ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को साइंस से जुड़ा टेक का कोई काम दे दे, भाई मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं भी परेशान होऊंगा, मेरी जिंदगी खराब लगेगी मुझे, ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होगा, उनको लगेगा खराब, उनका टारगेट नहीं होगा पूरा। तो ये बोल रहा है जब आप किसी को चूज करो, सेलेक्ट करो किसी वर्कर को, तो उसको वो काम दो जो उसे उसके मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को मैच करे। ठीक है, और उसे ट्रेनिंग वगैरह दो ताकि वो डेवलप हो। क्यों? क्योंकि अगर एक वर्कर को ये लग गया ना कि वो डेवलप हो नहीं रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या आप सोचो खुद वर्कर होगे, जहां आपको आपका ग्रोथ डेवलपमेंट ना मिले आप रुकोगे? नहीं, तो आप छोड़ के चले जाओगे। इसी चीज के लिए ये बोल रहा है, इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब वो जिस काबिल है उस काबिलियत तक उसे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स जो टेलर साहब ने दिए थे वो खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं, टेलर साहब ने टेक्निक्स दिए, तो भाई ये टेक्निक और प्रिंसिपल में क्या फर्क है? भाई प्रिंसिपल का मतलब होता है जनरल गाइडलाइन, मतलब आपको अपने डे टू डे ऑपरेशन में इसको मानते हुए काम करना चाहिए। लेकिन टेक्निक का मतलब है थोड़ा स्पेसिफिक, जब कोई दिक्कत आ जाती है ना तब हमें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, या मैं बोलूं टेक्निक सिचुएशन ओरिएंटेड होता है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बना है। वेयर एस हमारा जो प्रिंसिपल है वो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स के बारे में। पहला टेक्निक जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला टेक्निक हमारा क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। ये क्या बोलता है? फोरमैन का मतलब वो इंसान जो किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट हो, सबसे आगे आकर वो काम करे। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप कहने का मतलब टेलर का ये मानना था कि एक वर्कर के अंदर सारी खूबी नहीं हो सकती, तो उसको क्या करना है, 8 बॉस से ट्रेनिंग दिलाओ जो अपने अपने फील्ड के क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो फंक्शनल फोरमैनशिप ये बोलता है कि एक वर्कर को 8 अलग अलग, 8 बॉस रूल भी इसे कहते हैं, 8 अलग अलग बॉस से ट्रेनिंग दिलाओ, और जब वो 8 बॉस की एक्सपर्टीज पाएगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये क्या बोलता है कि जब भी कोई सामान आप बना रहे हो तो उसको स्टैंडर्डाइज बनाओ। स्टैंडर्डाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे इंटरचेंजेबिलिटी होती है। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप ये सोचो, किसी भी तरीके का स्विच आप मतलब प्लग लेके आते हो, चार्जर लेके आओ किसी भी डिवाइस का, आपके घर के सॉकेट में वो यूज कैसे हो जाता है? क्योंकि सॉकेट का वो जो विड्थ है, जो सरकमफेरेंस है, जो डेप्थ है, उसको स्टैंडर्डाइज रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको हर एक गैजेट के लिए एक सॉकेट लगाना होता, मतलब आपके घर की एक दीवार ही पूरी सॉकेट बन जाती। ठीक है, इसलिए जरूरी है हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड चीज करनी चाहिए। और इसी की वजह से अभी रिसेंट में ट्रे का ऑर्डर आया है कि जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री मोबाइल वगैरह बनाने का है, इवन इंक्लूडिंग आईफोन जिसका अलग चार्जर आता था, सबको टाइप सी कर दिया कि इंटरचेंजेबिलिटी हो। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ये बोलता है कि काम को सिंप्लीफाई अगर आपको करना है ना, तो आपको टू मेनी वैरायटी नहीं करनी चाहिए, यू शुड हैव लिमिटेड वैरायटी। तो ये क्या बोल रहा है, एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटी। सुपरफ्लुअस यानी टू मेनी अननेसेसरी वैरायटी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझो, जब मम्मी कभी गलती से बोल दे कि बेटा जाके साड़ी के फॉल से कभी मैच करने की बात हो जाए, तो वहां पर क्या होता है कि आप जब साड़ी का फॉल लेकर धागे को मैच कराने के लिए वैसा धागा उस कलर का खोजने जाते हो, गलती से आपको कलर मैच करने बोल दे तो आपकी एक दिन तो पूरा जाएगा।
दूसरी बात, वो शॉपकीपर वाले भैया जिनको याद होता है उनको भी आधे घंटे लग जाते खोजने में अगर एग्जैक्ट, लेकिन हमारे इंडिया में एग्जैक्ट कुछ होता नहीं, तो फिर हम अप्रॉक्स कलर लेके आ जाते हैं। तो सिंपली यही बात बोल रहा है कि अननेसेसरी अगर आप लोग करोगे, वैरायटी बनाओगे, तो उसको खोजने में, रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए प्रोसेसेस को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड रखना होगा, चीजों को हमें सिंप्लीफाइड लेकर चलना होगा। तो ये दो चीज है हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ओके, मेथड स्टडी पर आते हैं। मेथड स्टडी क्या बोलता है कि भाई हर एक काम को करने के लिए ना बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उन सारे मेथड में से कोई एक ही बेस्ट मेथड है, और उसी बेस्ट मेथड को खोजना क्या बोलता है, हमारा मेथड स्टडी बोलता है। तो मेथड स्टडी का सिंपल रीजन है आने का, बेस्ट मेथड को खोज के लाना एक काम को करने के लिए। फिर आते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल होता है। जैसे इस डिपार्टमेंट का वर्कर अपने दोस्त से गप्पे लड़ाने दूसरे डिपार्टमेंट चला जा रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से होगा तो आपका तो काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम, ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होगा। तो ये क्या करता है, इसके लिए बेस्ट मैं आपको बताता हूं। जब भी आप देखते होगे आपके घर के आजू बाजू से लोग जाते होंगे, प्लांट वगैरह में वर्कर्स होंगे, अलग अलग कलर के हेलमेट लगाते हैं, कोई येलो लगाता है, कोई व्हाइट लगाता है, कोई रेड लगाता है। क्यों लगाता है, ये बोलता है मोशन स्टडी। क्यों, सुपरवाइजर साहब उधर से उधर घूमते रहेंगे और ये नीली टोपी वाला अगर रेड डिपार्टमेंट में दिख गया तो तुरंत बोलेंगे ये क्या कर रहा है उधर, उसको बुलाओ, तुरंत उसको उसके डिपार्टमेंट में भेजेंगे। तो वो सब डिस्टिंग्विश करके एलिमिनेट करने के लिए ऐसा रखा जाता है। तो मोशन स्टडी का काम है अननेसेसरी मैन और मटेरियल के मूवमेंट को एलिमिनेट कर देना, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम स्टडी की बात करते हैं। टाइम स्टडी क्या बोलता है, हर एक काम को करने के लिए ना एक बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज टाइम होता है। तो स्टैंडर्डाइज टाइम कहने का मतलब ना वो टाइम कम पड़े और ना ही ज्यादा, क्योंकि कम होगा तो काम हो नहीं पाएगा और ज्यादा दे दिया टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमारी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। क्योंकि टाइम वेस्ट होने का मतलब कॉस्ट वेस्ट होना, कॉस्ट वेस्ट होने का मतलब एफिशिएंसी खराब हो जाना। तो यही चीज ये बोल रहा है कि भाई टाइम स्टडी ये बोलता है कि एक काम को करने का बेस्ट टाइम स्टैंडर्डाइज टाइम होता है, और वो टाइम आपको खोजना इसमें होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो पेपर जो 3 घंटे का ही बना है, वो 4 घंटे नहीं हुआ, 2 घंटे नहीं हुआ, वो 100 मार्क्स के पेपर या 80 मार्क्स का जो आपका रहा है उसको रखा ही गया है 3 घंटे, बिकॉज उसके पीछे टाइम स्टडी की गई और देखा गया ऑन एन एवरेज एक इंसान को 3 घंटे लगभग लग रहे हैं उस पेपर को करने में, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूल के कई बार टीचर्स क्या कर देते हैं, वो थोड़ा लेंथी पेपर बना देते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं वो टाइम स्टडी करके नहीं बनाते उसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या बोलता है, एक इंसान को थकने, मतलब वो थकेगा, ये बात श्योर है, ही इज बाउंड टू फील टायर्ड, ठीक है, वो थकेगा, उसको रेस्ट इंटरवल चाहिए होगा, रेस्ट के बिना वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये बोलता है कि कितनी बार कितनी देर के लिए रेस्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। और इसी को देखते हुए आपके स्कूल में जो रिसेस होता है, जो लंच का ब्रेक होता है ना, इसी के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो उनको पता है कि हमारे बच्चे इतने देर में थक जाएंगे, तो भाई थोड़ा खाना पानी, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा माइंडसेट फ्रेश हो जाए कि वापस एक्टिवली पढ़ पाए, उसके लिए दिया जाता है। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम ये क्या बोलता है कि अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग पेमेंट होनी चाहिए, और वो जो पेमेंट होना वो पीस ऑफ वर्क के हिसाब से होना चाहिए, यानी जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम सिंपली एक तरीका है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच पेमेंट के बेसिस पर अलग अलग पेमेंट करने का, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलग अलग पेमेंट करने का, ठीक है। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, विद दिस हमने 7 टेक्निक्स खत्म कर ली है, ठीक है, 7 टेक्निक्स। मेरे बुक में ना मैंने लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का किया है, लेकिन ये क्या है, ये इसको अगर आपको जानना होगा, देखिए एवरीथिंग मैं रिवीजन में नहीं कवर कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए होगा, आप ऑनलाइन क्लासेस भी अगर प्रेफर करते हो तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, हम जूम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारा जो तरीके का है, तो हमारा क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कई सारे ना नए टर्म्स हैं, इसको मैं अपने रेगुलर क्लास में करता हूं, बट इट इज नॉट दैट रेलेवेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, तो मैं अभी उसकी कवरेज नहीं कर रहा हूं। अब सीधे हम आते हैं फेयोल के प्रिंसिपल के ऊपर। अच्छा देखो, फेयोल के कितने प्रिंसिपल थे मैंने अभी बताया, फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दे के रखे हैं। तो इनके प्रिंसिपल और
टेलर के प्रिंसिपल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों का ना प्रिंसिपल या एरिया ऑफ स्टडी अलग अलग है। टेलर साहब बेचारे फैक्ट्री वाले आदमी, ठीक है, तो वो फैक्ट्री को मैनेज करने की बात बताएं क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे बेचारे, ठीक है। अब जो हमारे फेयोल वाले भैया हैं, फेयोल भैया ने क्या किया, उन्होंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिंसिपल बोला है। तो अभी हमने जो ऊपर का ज्ञान लिया ना, वो ज्ञान किसके लिए था, सिर्फ फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए। फैक्ट्री में वैसे प्रॉब्लम आते हैं, वैसी चीजें आती हैं, उसके लिए था। अब आते हैं हम किसके ऊपर, ऑफिस के मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। ऑफिस के मैनेजमेंट के ऊपर सबसे पहला ये बोल रहा है ऑफिस के काम का डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब बड़े बड़े काम आए तो छोटे छोटे टास्क बनाओ। मैंने क्या बोला, बड़ा बड़ा वर्क आए तो छोटे छोटे टास्क बनाओ, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, और इसको अलग अलग वर्कर को, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 को दो। बेस्ड ऑन किस चीज के बेसिस पे आप करोगे, उसका फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, वो जिस हिसाब से फिजिकली और मेंटली उसको सूट कर पाएगा वो काम, उस हिसाब से उसको दो, ठीक है। तो यही बोला है, डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड such tasks shall be assigned to different worker based on his physical and mental ability। फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोल रहा है, अथॉरिटी का मतलब किसी काम को करते वक्त आपको कुछ पावर्स की जरूरत होती है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर, वो ऑर्डर देने का पावर अथॉरिटी कहलाता है। लेकिन आपको जब कोई काम सौंपा जाता है तो उसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये दोनों ही, जब एक वर्कर को काम दिया जाए तो उसे अथॉरिटी भी दो उस काम की और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अथॉरिटी, देखो अथॉरिटी ज्यादा दे दी ना तो वो अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। जैसे कि आज हमारे नेता नापाड़ी लोग हैं, नेताजी क्या करते हैं, उनको पावर दे दिया गया है तो वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ये बोल रहा है कि अगर ज्यादा अथॉरिटी मिल जाएगी तो पावर का मिसयूज होगा, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे और पावर दोगे ही नहीं तो वो बेचारा करेगा काम कैसे। तो अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी कम दे दिया, तो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है दोनों के बीच बैलेंस हो। डिसिप्लिन जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो वो डिसिप्लिन की बात ये भी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का सिंपली मतलब आपको भी पता है कि जो चीजें रूल्स रेगुलेशंस है उसको मानना, ठीक है, हालांकि हम मानते नहीं है, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि अगर डिसिप्लिन कोई तोड़ता है तो हमारे पीटी सर क्या करते हैं, हमारे पीटी सर हमारे ऊपर ठोकते हैं फाइन और उनका जेब भर जाता है और हमारा हो जाता है खाली। तो उस चीज के लिए ये बोल रहा है जब जब डिसिप्लिन टूटेगा तो उसके लिए बनाया गया है एक मैकेनिज्म, पेनाल्टी ठोकी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसिप्लिन के बारे में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई जब लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो अलग अलग सोच है, अलग अलग स्टाइल है उनका काम करने का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एम तो एक ही है। तो सबके ये अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके को यूनिफाइड करना और एक डायरेक्शन में लेकर जाना, वो काम कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लेकिन बच्चे ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड पहले सुनो, फिर दोनों का डिफरेंस देखो कितना क्लियर दिया गया है। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि आपको ये समझना, आपका एक सुपीरियर है, आपका एक बॉस है, ठीक है, आपका एक बॉस है और आप हो यहां नीचे, ठीक है। तो ये बॉस जो आपको ऑर्डर देना उसको आपको करना चाहिए, वो कमांड आपको फॉलो करना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक इंसान का एक ही बॉस होना चाहिए और वही उसको ऑर्डर देगा, वही उसको काम देगा और उसी की जिम्मेदारी इस वर्कर के ऊपर रखो। अगर 4 बॉस होंगे, 4 अलग अलग काम दे देगा तो वो इंसान, वो दुर्गा माता तो है नहीं, उसके 9 हाथ तो है नहीं कि वो 9 काम 10 काम अकेले कर ले। इसलिए एक बार में एक काम दो ताकि वो फोकस होकर समझकर सॉल्व वे में करे, वरना वो कंफ्यूज होकर कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो किसी का काम नहीं हो पाएगा। अब देखो दोनों में कितना क्रिस्टल क्लियर फर्क है, क्यों कंफ्यूज होते पता नहीं। कमांड का मतलब बॉस ने जो बात बोला एक बॉस बोलना चाहिए, 10 बॉस नहीं हो। डायरेक्शन बोल रहा है 10 सोच नहीं हो, 10 सोच नहीं हो। देखो इसमें ना एक जगह बच्चे कहां फंसते हैं, ये देखो, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया स्पेशली। 1 हेड एंड 1 प्लान, 1 हेड एंड 1 प्लान। जहां बोल देते 1 हेड तो उनके दिमाग में क्या आता है, 1 बॉस। नहीं बेटा, ये 1 हेड का मतलब बॉस नहीं है यहाँ। 1 हेड का मतलब हेड ये वाला दिमाग, मतलब 1 थिंकिंग, एक सोच, ठीक, ये थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। देयर शुड बी 1 हेड एंड 1 प्लान।
एक खोपड़ी में एक ही दिमाग चलना चाहिए सबके, ठीक है, सबके सोच एक होनी चाहिए, इसके बाद बोल रहा है। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है एक आपका बॉस होना चाहिए और उसी की बात आपको सुननी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब वर्कर का इंटरेस्ट, ऐसे समझ लो। इंडिविजुअल मतलब जो वर्कर का एम है, ऑब्जेक्टिव है। जनरल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब एक एम्प्लॉय को हायर करता है तो वो सोचता है कि उसको कम से कम पैसा देके ज्यादा से ज्यादा काम ले लें। और जब वर्कर ज्वाइन करता है, आप कंपनी हो तो आपके सपने हजार हैं, आप सोचते ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। अब ये सोचो, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, आपकी सोच कहती है वर्कर की, और वो बोल रहा है कम से कम पेमेंट करना हो। दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मान लो ऐसी कई भी सिचुएशन बहुत बार आएगी कि इंडिविजुअल कुछ और चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चाहता है, तो किसको प्रायोरिटी दूं मैं, किसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं? तो हमेशा बोला है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पहली प्रायोरिटी होगी। वी विल सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब वी विल गिव लेस प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट देन द जनरल यानी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। कभी भी लड़ाई होगा, जीतेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो इंडिविजुअल बेघर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय। तो ये बोल रहा है, ये जो पैसा दे रहे हो ना, कुछ लोग होते हैं, ये जो पैसा दो वो फेयर पेमेंट दो। कुछ ऐसे बॉस होते हैं, कुछ ऐसे कंपनियां होती है जो निचोड़ ले रही है एकदम एम्प्लॉइज को, और दे क्या रही है, इतना सा कमा रही है खूब। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेमेंट दो ना, फेयर पेमेंट दो। फेयर पेमेंट कहने का मतलब समझो, वर्कर के लिए भी वो फेयर हो और कंपनी के लिए भी वो फेयर हो। ऐसा नहीं है कि वर्कर के लिए फेयर हो जाए और कंपनी ही डूब जाए, नहीं। वर्कर के लिए फेयर वो हो जो उसकी मेहनत का बनता हो, उसके हक का पैसा, यानी इतना हो कि वो अपना अच्छे से लाइफ काट सके, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। और कंपनी के लिए वो जो कंपनी के पेइंग कैपेसिटी में हो। इतना भी नहीं पे करवा दो कि कंपनी ही डूब जाए, ठीक है, लॉस में आ जाए। तो ये दोनों का बैलेंस लेकर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए, यानी रेम्यूनरेशन बोलता है फेयर पेमेंट्स, ठीक है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब हिटलर, सिंपल सा बात है, वन मैन कंट्रोल, मतलब पावर इन वन हैंड, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर सब में बटी हुई हो। तो ये क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच बैलेंस होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ सारा पावर आप अपने पास ही रख लोगे तो हर छोटी बड़ी बात में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप छोटे छोटे चीज देखोगे तो बड़ी चीजों कौन देखेगा। और पूरा डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो आजकल के लोग आप जानते ही हो, जहां छूट दे दिए तो वो खुले सांड बन जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं करेंगे, सारा कुछ उल्टा कर खत्म कर देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में क्या हो गया, सरकारी दफ्तर लॉस में इसलिए आ जाते हैं कि वहां पर ये पूरी डिसेंट्रलाइज करके डिसीजन मेकिंग ऐसे लोगों के हाथ में दे दी है जो खुद डिसीजन के काबिल नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट वाले में एकदम ग्रिप में लेकर रखे हैं, पूरा सेंट्रलाइज नहीं किए। तो ये क्या बोल रहा है, ना ही तुम सेंट्रलाइज ज्यादा करो, ना ही तुम डिसेंट्रलाइज करो, देयर शुड बी बैलेंस, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का लेवल अलग अलग हो सकता है। अच्छा, ये बराबर का मतलब आप एग्जैक्ट बराबर मत सोचो, इस बराबर वर्ड का मतलब है बैलेंस। प्लीज, इक्वल होना जरूरी नहीं है, देयर शुड बी बैलेंस, ठीक है, देयर शुड बी बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं, ठीक है। स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है कि जब भी बातचीत होगी तो जैसे हम लोग दोस्तों से क्लास में चुगलखोरी कर रहे हैं ना, वैसा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। मतलब मजाक मस्ती जो हम कर रहे हैं वैसा नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है, स्केलर चेन मतलब देयर शुड बी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि बात कौन कब किससे कैसे करेगा इस बात को क्लियर रखना। तो स्केलर चेन के अंदर एक डायग्राम है आप लोगों के बुक में, अगर आप देखोगे, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है, ठीक है। अगर डी को ए से बात करनी है ना तो वो डायरेक्ट ए के पास नहीं जाएगा, डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को, बी बताएगा ए को। डी को अगर ई को बताना है तो डी से ए तक, फिर ए से ई तक, ऐसे पूरा होकर जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी कोई बात होगी ना, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, और उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से कम्युनिकेशन होगा, इसी तरीके से ऑर्डर भी फ्लो होगा, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ्लो होगी। लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए तब क्या करूं मैं, यही बात मानते रहूं? नहीं, इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्सेप्शन दिया गया और उस एक्सेप्शन का नाम दे दिया है गैंग प्लान। गैंग प्लान क्या बोलता है कि वर्कर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर
जो कि सेम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो याद रखना इमरजेंसी के केस में CF से कर सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक है, उसको कोई रोकेगा नहीं। आगे चलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोलता है? ऑर्डर से ना बच्चे, अभी लास्ट टाइम ही बच्चों का टेस्ट हुआ, मैंने ये पहले ही बोला था कि बेटा यहां पर ऑर्डर को कंफ्यूज आप डिसीजन मेकिंग वाला ऑर्डर ऑर्डर से नहीं करो। ऑर्डर का मतलब है यहां पर प्लेस, याद रखना, यहां पर ऑर्डर वर्ड का मतलब है प्लेस। ये क्या बोलता है? हर एक इंसान का, हर एक सामान का एक जगह होता है, और उस जगह पर वो सामान नहीं मिले ना तो टाइम वेस्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, आपकी जिंदगी में एक कलेश हमेशा है, आप जब भी घर से बाहर निकलते होगे और बाल झाड़ने के लिए कंघी खोजते होगे, मिलती ही नहीं है, और तब हम चिल्लाते कि हमारे घर में कोई चीज अपने जगह पे हो ही नहीं सकती, कभी टाइम वेस्ट होता है। तो यही सेम चीज के लिए ये बोल रहा है क्या, कि ऐसा ही आप देखोगे, जैसे स्कूल में आपके टीचर बोलते हैं बेटा चौक लेके आओ, हम दौड़ते कहां पे हैं? सिक रूम में नहीं, स्टाफ रूम में, क्योंकि हमें पता है बेटा ये बुक लेकर आओ, हम लाइब्रेरी दौड़ रहे हैं और जाके लाइब्रेरियन से पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज सिस्टमैटिक है क्योंकि वहां ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। तो ऑर्डर बोलता है देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरी पर्सन एवरीथिंग। ठीक है, इसको ऑर्डर, अगेन बोल रहा हूं, ऑर्डर ऑर्डर यानी कमांड से मत जोड़ना। इक्विटी, इक्विटी बोलता है कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हालांकि रोज ही हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो ही रहा होगा। ठीक है, तो इक्विटी बोलता है दो वर्कर के बीच जिसका सब कुछ सेम हो, क्वालिफिकेशन सेम हो, ये उनका बैकग्राउंड सेम हो, एक्सपीरियंस सेम हो, तो उनको दो अलग अलग पेमेंट क्यों? तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना कि लड़की है तो फेवर देने का, ये बहुत कल्चर सुनने में आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, वहां पे इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है कि जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कि मैं जैसे पंडित जी हूं तो अब एक और पंडित जी आएंगे और ये घर के बाद है इन्हीं को रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फेवरिज्म नहीं चलेगा। ठीक, अच्छा, सिर्फ पैसे वैसे में भेदभाव से नहीं होता बेटा, बिहेवियर में भी बहुत लोग भेदभाव करते हैं, आपके साथ तो रोज हो ही, और अगर देखे ही होगे तो यही सेम चीज होता है, बिहेवियर में भी भेदभाव नहीं चलेगा। ठीक है, तो इक्विटी बोलता है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इंडिया इज नोन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और टेन्योर। इसका कहने का मतलब है एक पर्सनल मतलब एक जो एम्प्लॉय आ रहा है ना, वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना चला जाए, भाग ना जाए। तो यही चीज ये बोल रहा है कि आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर रहे हो ना किसी को, तो आप सबसे पहले क्या उसको देखना चाहिए यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर रहे, ऐसा एनवायरनमेंट रहे कि एक बार कोई आए तो छोड़कर ना जाए। बार बार छोड़कर चले जाएगा तो भाई हमने उसको एक साल तो सिखाने में बैठा के पैसे दिए हैं, कहीं ना कहीं सीख रहा है अभी तो वो इंसान, और जैसे ही वो सीख गया, जब हमारी कमाने की बारी वो छोड़ के चला गया तो हमारा खर्चा हो जाएगा। तो यही चीज ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय का टर्नओवर मिनिमाइज करो, मतलब छोड़कर लोग ना जाए। ठीक है, टर्नओवर मतलब जो छोड़ छोड़ के भाग जाते जल्दी। इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव क्या बोल रहा है कि ऐसा कल्चर बनाओ कि हर एक इंसान काम करने के लिए खुद से आगे आए, आपको उसको बार बार डंडा करके नहीं बुलाना पड़े। ठीक है, तो इनिशिएटिव मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप बाय सेल्फ मोटिवेशन, किसी को डंडा मारने की जरूरत ना पड़े। तो यही बोल रहा है, ये कैसे होगा जब खड़ूस लोग हो हमारे एम्प्लॉय, मतलब जो मैनेजर साहब वो खड़ूस हो नहीं, जब फ्रेंडली हो। इसके लिए सजेशन बॉक्स रखो कि भाई आप आकर यहाँ पे सजेशंस दो, कुछ अच्छा नया बताओ, ऐसा कल्चर डेवलप करो ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। एस्पिरिट डे कॉर्प्स, एस्पिरिट डे कॉर्प्स द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ये क्या बोलता है कि भाई कोऑपरेटेड वे में काम होगा तो अच्छा होगा, टीम वर्क होना जरूरी है, बिना टीम के कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप लोग हमारी कोचिंग में देख रहे हो, चाहता तो मैं ही सब कुछ मैं ही बोल के करूं, कुछ लोग होते हैं जिनके हिसाब से बस वही सब कुछ सही है, लेकिन हमें पता है कि हम कितना भी करें लिमिटेड स्कोप है एक टीचर का। तो भाई आपको टीम लेकर चलनी होगी, जैसे हमारे साथ रोहित सर भी रहते हैं तो उनका भी सेम है भाई, वो एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, मैं एक चीज पर, मैं उनकी चीज नहीं कर सकता, वो मेरी चीज नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं ये चीज को तालमेल बैठा कर रखूंगा तो अच्छी चीजें चलेंगी। ठीक है, अच्छा, एस्पिरिट डे कॉर्प्स यही बोलता है कि एक मैनेजर को ना ये अपने लोगों में लाना बहुत जरूरी है। आई को जो बकरी की तरह मैं कर रहे हैं, उसको वी से रिप्लेस करना होगा, हम करना होगा। भले कोई भी अच्छा काम हो, आपको क्या करना चाहिए, मैंने किया नहीं, हमने किया। जब ये वर्कर सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा, यार सर हमें भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे मुसीबत में भी। लेकिन मैं कर दोगे, सब आप ही हो, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। और इसके लिए एक और चीज बता दूं, एक बार बच्चे ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। अब बोला मैंने गलती कर दी और मैं
कुछ लोग होते हैं कि उनके मुंह से हम तभी निकलता है जब वो गलती में अकेले फंस जाए, तब वो क्या कहेंगे, नहीं हमारी ही गलती थी। नहीं, उस वक्त आपको हम नहीं यूज करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अच्छी चीजों में आपको हम रखना है और गलती अपने ऊपर लो। तब जाकर एक अच्छा मैनेजर अपना कल्चर ऐसा डेवलप करेगा, ऐसे वर्कर सॉलिड बनाएगा जो उसका साथ ना छोड़े। ठीक है, तो इसके साथ हमारे 14 प्रिंसिपल फेयोल के खत्म होते हैं। अब जैसा कि छोटा छोटा टॉपिक मैंने आप लोगों को बोला था, देखो अगर मैं बात बोलूं इस चैप्टर से जो मार्क्स का वेटेज है ना, उसका हमने 85% कंटेंट खत्म कर दिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंटेंट बचा रह गया, उसको कवरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारा फीचर, ट्रेड, क्वालिटी एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला बोल रहा है ये प्रिंसिपल हमारे घर तक नहीं है, हर जगह अप्लाई होते हैं। जहां जहां ऑफिस है, फैक्ट्री है, वहां आप अप्लाई करो, जहां भी काम हो रहा है वहां आप अप्लाई करो, कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, ओके। अच्छा, एक कंफ्यूजन और मैं बोल दूं, चैप्टर 1 में आप लोगों ने ऑल परवेसिव पढ़ा है और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बेटा बात दोनों सही कहते हैं, परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर और यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब लगा कहीं भी सकते हो। ठीक है, एक ऑलरेडी अवेलेबल है और एक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है लिखने में। ठीक है, अच्छा, जनरल गाइडलाइन ये कह रहा है मैं कोई रिजिड नहीं हूं, मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं कि आपको मानना है तो मानो, मानोगे तो अच्छा होगा, नहीं भी मानोगे तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, मत मानो। ठीक है, जनरल गाइडलाइन दे रहा है। ठीक है, रेडीमेड सॉल्यूशन बना के नहीं, परोस नहीं रहा है आपको, आपको बस समझा दे रहा है कि बेटा ऐसा करो, ऐसी चीजें करो तो ठीक रहेगा, वरना तो नहीं करोगे तो जानते ही हो क्या है। फिर बोल रहा है कि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनते हैं, ऐसे ही रातों रात नहीं बनते हैं, ये तो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, कई बार एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कॉज इफेक्ट सब समझना पड़ता है, उसके बाद बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो, जैसा सिचुएशन होगा आप ढाल सकते हो। एक बार बनाने के बाद ऐसा नहीं कि अब आपको रिजिड रखना होगा इसको, तो दीज आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल और कंटिंजेंट वाला एक पॉइंट मैं यही बता देता हूं क्योंकि बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंटिंजेंट बोलता है बेटा सिचुएशन जैसी हो प्रिंसिपल वैसा लगाओ, हल्ला हो रहा है और आप पैसा बांटने वाली बात कर रहे हो, नहीं, जब जो सिचुएशन है वो प्रिंसिपल लगाओ ना। तो प्रिंसिपल कौन सा लगाना है ये सिचुएशन बताएगा, ये है कंटिंजेंट। ठीक है, कि इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रिवेलिंग सिचुएशन विच प्रिंसिपल हैज टू बी यूज्ड। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बोलता है जो प्रिंसिपल आप लगा चुके हो, अगर सिचुएशन बदल रही तो आप बदल सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हो, दोनों में फर्क है बेटा, समझो। ठीक है, आगे चलते हैं। मेनली बिहेवियरल, मेनली बिहेवियरल कहता है कि ये ह्यूमन के ऊपर, प्रिंसिपल्स हमारे साइंस जैसे नहीं है, हमारे ह्यूमन के ऊपर लगते हैं और ह्यूमन का बिहेवियर बताएगा कि वो प्रिंसिपल वो मानने वाला है या नहीं। कुछ लोग का बिहेवियर पॉजिटिव होता है और कुछ लोगों का नेगेटिव। हम प्रिंसिपल का ज्ञान दे, पता चला वो बोला हमें ज्ञान मत दो, तो सिंपल बात है उसका बिहेवियर ही बताएगा ना कि अब वो प्रिंसिपल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो याद रखना कॉज एंड इफेक्ट, ये तो मैंने शुरू से ही बोला कि हर एक प्रिंसिपल कॉज और इफेक्ट से बना है, ये बताता है कि ये प्रिंसिपल लगाने से अगर ऐसा दिक्कत है तो ऐसे सॉल्व होने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ये क्लियरली बताता है। विद दिस वी हैव कवर्ड द ऑलमोस्ट 98% ऑफ द सिलेबस। अब जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज लीस्ट पॉसिबल टू कम। ठीक है, लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ फिर हम वाइंड अप करेंगे हमारा चैप्टर। ठीक है, ओके। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मतलब इंपॉर्टेंस आपको जानना है कि ये प्रिंसिपल्स का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। देखो ज्ञान होगा अगर प्रिंसिपल का एक मैनेजर को, तो वो जो उसकी सोच है उसको रियलिटी में बदल पाएगा, वो इनसाइट्स को यानी उसकी थॉट्स को रियलिटी में तब बदल पाएगा जब उसको प्रिंसिपल्स का अच्छा ज्ञान हो। दूसरा चीज है वो अपने रिसोर्सेस का, अपने लोगों का बेस्ट यूज कर पाएगा। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन ले पाएगा, उसको हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पूरा ज्ञान ऑलरेडी है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब वो इन्वायरमेंट जैसा बदल रहा है उसको समझ में आएगा कि उसके हिसाब से मुझे क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, कौन सा प्रिंसिपल बदल रहा है, इसमें कहां तक कितना बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स हमारे देखो ना, जैसे इक्विटी का प्रिंसिपल ही देख लो, वो हमारे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है ना कि यार भेदभाव नहीं होना चाहिए, दिस इज अ सोशल ट्रेट। तो यही चीज ये बोल रहा है कि कई प्रिंसिपल्स हैं जो सोशल चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कराने को हेल्प करता है। और ये बोल रहा है क्या कि प्रिंसिपल का ज्ञान से हम किसी को ट्रेनिंग दे भी सकते हैं, या ट्रेनिंग होती है एक इंसान की, उसका एजुकेशन लेवल बढ़ता है और वो आगे इस लेवल का यूज करके, इस एजुकेशन का यूज करके रिसर्च कर सकता है और बेटर प्रिंसिपल्स ला सकता है ओवर द पीरियड। ठीक है, तो विथ दिस वी हैव वाइंडेड आवर चैप्टर 2
और जैसा कि मैं हर बार बता देता हूं आप लोगों को क्लास के बाद, चलो मैं वापस से बता देता हूं, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हो 9754173902 पे, और टाइमिंग 9 से 11 PM, AM नहीं ना, सुबह सुबह मैं उठता ही नहीं उतना जल्दी, ठीक है। तो 9 से 11 बजे आपको आना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है, आपकी क्वेरीज। और कमेंट सेक्शन में जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे ना, मैं उस क्वेरी को हमेशा, मैंने जैसा बोला है, लाइव में नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है। अच्छा, और बाकी क्वेरीज 1 to 1 आप भेज सकते हो, कमेंट्स पे भी मैं रिप्लाई दूंगा और चैट्स में भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, और रिगार्डिंग ये बुक मैं वापस से आपको बता रहा हूं, ये बुक की खास बात मैं आपको बता रहा हूं, इट टुक मी नियर अबाउट 7 years, और इसको डेवलप करने में मैंने इतने सारे रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी सबका हेल्प लिया है, ठीक है। और आप भी जानते हो, बेस के लिए मुझे हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे सकता जो एनसीईआरटी से मैच ही ना करे। तो एनसीईआरटी के बेसिस पे बना है, पूरा चीज मैंने ऐसा रखा है जो सीबीएसई में वर्डिंग्स यूज होती हैं, जितना कंटेंट आपको चाहिए आप देख सकते हैं। हर एक चीज को मैंने बुलेट में तोड़ के रखा है, क्योंकि आप अगर सीबीएसई के गाइडलाइंस को देखोगे या बेस्ट आंसर शीट्स को देखोगे, हर एक चीज को बुलेट्स में प्रेजेंट करना होता है। तो विद दिस मैंने आपको हर एक चीज चैप्टर 2 की क्लियर कर दी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बताना। और अगर आपको मेरा चीज प्रैक्टिकल लग रहा है, इजी लग रहा है, अंडरस्टैंडेबल लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, इससे मैं भी मोटिवेटेड होऊंगा। और मैं मोटिवेटेड मतलब आप जरूर मोटिवेटेड होगे, क्योंकि मैं उसी मोटिवेशन के साथ आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।